दोस्तों यस बैंक की बात करें तो यस बैंक ने एक बड़ा पड़ाव पार कर लिया है। आपको ये पता ही होगा कि एक समय यस बैंक बहुत ही शानदार टॉप 5 में शामिल थी, प्राइवेट सेक्टर की बैंकों में हुआ करती थी, जो लगातार गिरते हुए पूरी तरह से देखें तो डूब गई थी, लेकिन अब फिर से वो पुराने दिन लौट के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में यस बैंक अपने एम्प्लॉयज़ को भी अब पूरी तरह से उनको बेनिफिट देने की तैयारी शुरू कर चुकी है। जो भी एम्प्लॉयज़ बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं उनको बोनस के रूप में शेयर भी जारी किए जा रहे हैं। और फिर से यहाँ पे इसी को लेकर अपडेट है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। सबसे जो बड़ी बात है कि यस बैंक के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। यस बैंक F&O में शामिल हो सकता है, और अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत सारा फ्रेश इन्वेस्टमेंट यस बैंक में आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो क्या इस समय हमें यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? बड़े फंड हाउस का रुझान क्या है स्टॉक को लेकर, वो भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यस बैंक के कारोबार की बात कर ले तो फ्राइडे को लगभग फ्लैट क्लोजिंग थी 23.82 पर, जहाँ पे 0.084% की मामूली सी तेज़ी थी। अब आप देख सकते हो कि स्टॉक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, लेकिन अच्छी बात है कि 20 के नीचे तो नहीं जा रहा है। जब देख सकते हो कि 12,000 पूरी तरह से क्रैश कर गया था 4 तारीख को इलेक्शन के रिजल्ट के डिक्लेयर होने के बाद, उस दिन भी ये 20 से नीचे नहीं गया था। इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि इसको 20 का एक मजबूत सपोर्ट है और यहाँ से एक शानदार तेजी के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि खरीदारी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यस बैंक ने अपने एम्प्लॉयज़ को ESOP स्कीम के तहत 15 जून 2024 को यहाँ पे देख सकते हो कि करीब 31,38,137 इक्विटी शेयर जारी किए। तो ये देख सकते हो कि जिसकी फेस वैल्यू ₹2 है, उस ₹2 की फेस वैल्यू के शेयर इनको दिए गए हैं उन एम्प्लॉयज़ को जिन्होंने अपना जो टारगेट था उसको अचीव कर लिया है। तो सिर्फ यस बैंक ही नहीं, दूसरी और बैंकें भी हो या फिर कंपनियां भी अपने एम्प्लॉयज़ को समय समय पे बोनस के रूप में शेयर जारी करती है। उनके कार्य को देख के जिस तरह से वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, उस हिसाब से उनको ये एक अवार्ड के तौर पे दिया जाता है उनको, और एक तरह से उनको और उसमें हिम्मत मिलती है किस तरह से बोनस के लिए भी वो आगे मेहनत करेंगे। तो यहाँ पे लगातार हम देख रहे हैं कि हर 2-3 महीनों में अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस शेयर जारी कर रहा है यस बैंक, और ये काफ़ी समय के बाद हमें देखने को मिला है। इससे पहले देख सकते हो कि यस बैंक की भी हालत ख़राब थी, उन्होंने कभी भी अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस नहीं दिया, लेकिन पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कि लगातार बोनस शेयर दिए जा रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। और इससे आशा जगती है कि निकट भविष्य में शेयर होल्डर को भी बोनस शेयर मिल सकते हैं जैसे यस बैंक की परफॉर्मेंस सुधरेगी। अब वैसे प्रॉफिट में आ चुकी है यस बैंक, काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रहा है। हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो बेहतर प्रदर्शन हो रहा है, रिवेन्यू प्रॉफिट बढ़ रहा है, और देख सकते हो कि डिजिटल ट्रांजैक्शन में उसने नए झंडे गाड़ दिए। दूसरी सारी कंपनियों को पछाड़ के डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 पे है इस समय यस बैंक। अब यहाँ पे इसके लिए जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ देखने को मिल सकती है कि यह F&O सेगमेंट में शामिल हो सकता है। तो सेबी ने इस बार रूल्स में बदलाव किया है। 2018 के बाद पहली बार सेबी ने यहाँ पे कुछ रूल्स बदले, जिसके तहत 78 स्टॉक है जो इस बार F&O में शामिल हो सकते हैं, और इसके लिए लोगों का रिव्यू मांगा है और उनकी राय के अनुसार ही सेबी आगे फैसला लेगी। तो 19 जून इसकी लास्ट डेट है, और लोग अपने जो भी राय है दे सकते हैं। उसके बाद में सेबी इसमें बदलाव करेगा नहीं, ये देखना होगा, लेकिन प्रबल संभावना है कि F&O में ये शामिल हो जाएगा। तो जिसमें LIC, जोमेटो, यस बैंक और दूसरे बहुत सारे स्टॉक है, जिसमें IRFC भी शामिल है, जियो फाइनेंशियल सर्विस शामिल है, ये सारे के सारे F&O में आ सकते हैं। और इसका मतलब ये होगा कि बहुत सारा नया इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगा। तो देखना होगा कि क्या F&O में यस बैंक आता है। वैसे ऑलरेडी अगर आप देखें तो यस बैंक ने जो बिजनेस है वो तो अपना पटरी पे लाया ही है, परंतु यहाँ पे अगर हम इसके पीछे बैकग्राउंड में जाके देखें तो ये स्टॉक एक समय 400 के आसपास ट्रेड किया करता था, और इसके कार्यकाल के दौरान 15 साल में यह इंडिया का चौथा सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बैंक बन गया था। बहुत बड़ा इसने एक परफॉर्मेंस दिखाई थी, लेकिन वही यस बैंक जो इंडिया की टॉप 4 में शामिल बैंक एकदम धड़ाम होते हुए नीचे आ गई, और शेयर की प्राइस भी बिल्कुल वैसे ही कौड़ियों के नीचे आ गई। जो 400 के आसपास स्टॉक हुआ करता 2018 के पहले, वो 50 से भी नीचे आ गया, और देख सकते हो कि बिल्कुल डूबने की कगार पे थी यस बैंक। कह सकते हैं कि डूब ही गई थी, लोगों के पैसे भी यहाँ पे डूबते हुए दिखाई दे रहे थे, और देख सकते हो कि इसने बहुत भारी नुकसान किया। अब यहाँ पे 1999 में यस बैंक की शुरुआत हुई थी NBFC के तौर पे, यानी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के तौर पे इसने बिजनेस शुरू किया था। नीदरलैंड के रेबो बैंक के साथ मिलकर इसने शुरू करने वाले अशोक कपूर और राणा कपूर और हरकीत सिंह, इन्होंने ये
पार्टनर थे, इन्होंने मिलकर यस बैंक की शुरुआत की थी। 2003 में यस बैंक को आरबीआई से बैंकिंग लाइसेंस भी मिल गया। डाइचे बैंक के पूर्व कंट्री हेड हरकीत सिंह ने 2003 में यस बैंक का साथ छोड़ दिया था। और उसके बाद देखें तो अशोक कपूर चेयरमैन थे और राणा कपूर मैनेजिंग डायरेक्टर थे और सीईओ भी थे। तो ये देखते हो कि 2004 में प्राइवेट सेक्टर के तौर पे शुरुआत की और 2005 में इसका आईपीओ आया जो 300 करोड़ का था। लेकिन आप देखें तो आईपीओ आने के बाद 4 साल के बाद तो फैमिली में ये देखो पूरी तरह से मामला बिगड़ने लगे और दो ये जो परिवार थे उनके अंदर अब बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई। 2008 में जब मुंबई बम ब्लास्ट हुआ 26/11 का जो आतंकी हमला हुआ था, उसमें अशोक कपूर की मौत हो गई थी उस हमले के दौरान। और उसके बाद देखें तो यहाँ पे अशोक कपूर की पत्नी जो थी मधु कपूर और यस बैंक के फाउंडर सीईओ राणा कपूर के बीच जो मालिकाना हक को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। मधु चाहती थी कि उनकी बेटी को बैंक के बोर्ड में जगह मिले। मामला मुंबई की अदालत में पहुंचा और राणा कपूर की उसमें जीत हो गई। तो पूरा का पूरा कंट्रोल राणा कपूर के हाथ में आया और उसके बाद में उन्होंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, हर किसी को लोन बांटना शुरू कर दिया। और हर किसी को लोन देने का मतलब ये है कि ऐसे ऐसे कॉरपोरेट हाउस जो पूरी तरह से कमज़ोर थे या डूबने के कगार थे, उनको भी उन्होंने लोन बांटना शुरू किया और फिर वहाँ से भयंकर एनपीए बढ़ना शुरू हो गया। और ये देख सकते हो कि इसकी जो शुरुआत हुई वो बहुत ही पूरी तरह से बैंक को कर्ज के जंजाल में डुबोती गई। बाद में ऐसी कंडीशन हो गई कि प्रमोटर ने धीरे धीरे बैंक की जो अपनी हिस्सेदारी को बेच के कर्ज चुकाना शुरू किया और 2019 में नौबत आ गई कि अपने शेयर उनको बेचने पड़े और जो हिस्सेदारी थी ग्रुप की राणा कपूर की वो मात्र 4.72% रह गई। और देख सकते हो कि फिर जो बैंक के सीनियर्स थे उन्होंने भी बैंक को छोड़ दिया कि ये अब बैंक डूबने ही वाली है। और फिर देख सकते हो कि आरबीआई ने इसमें अपनी एंट्री की और उसके बाद देख सकते हो कि इसके ऊपर फाइन लगाया, इसका कारोबार को बंद किया और उसके बाद इसकी जो जिम्मेदारी थी वो राणा कपूर से लेके एसबीआई को सौंपी और फिर से एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दी। और जब से अगर आप देखें तो एसबीआई ने यहाँ पे प्रशांत कुमार को जिम्मेदारी सौंपी है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बैड लोन को रिकवर भी किया। इनकी अगर डिफ़ॉल्टर में देखें तो आपको अनिल अंबानी दिखाई देंगे, इसके अलावा एसएल ग्रुप है, जी ग्रुप, एसआर पावर, वरदराज सीमेंट, रेजिडेंस डेवलपर्स, आईएलएफएस, दीवान हाउसिंग, जेट एयरवेज, कॉक्स एंड किंग्स, सीजी पावर, कॉफ़ी डे और इस तरह से बहुत सारी बड़ी जो कंपनियां जो बिल्कुल डूबने के कगार थे उन सबको लोन बांटा था। और वो बाद में ये अब देख सकते हो कि इसको लोन जो है ये सारा का सारा अभी जेसी फ्लावर्स को ट्रांसफ़र किया था और वहाँ से अब देखें तो रिकवरी शुरू हो चुकी है। और यस बैंक ने अपना एनपीए भी था वो घटा के 1% से नीचे लाए। तो कुल मिला के अब सेहत में सुधार हो चुका है। राणा कपूर इसमें से पूरी तरह से निकल चुके हैं, काफ़ी साल तक जेल में रहे थे, उनको जमानत भी मिल गई है। लेकिन अब यस बैंक के लिए दिन पलटने लगे हैं। अब आप देखो कि बैंक लगातार अच्छे प्रॉफिट दिखा रही है, बैड लोन बहुत ज़्यादा रिकवर हो चुका है। ऐसे में आने वाले समय यस बैंक फिर से अपनी वो पुरानी पोजीशन हासिल कर सकती है, यानी जिस तरह से इनका बिजनेस बढ़ रहा है निकट भविष्य में फिर से टॉप 4 इंडिया की बैंक बन सकती है। अब जो बड़ी डील हुई उन डील की तरफ चलते हैं, उनका क्या इशारा है। तो यहाँ पे सुबह 9:22 पर 23.75 की प्राइस से 11,60,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर 10:39 पर 23.97 की प्राइस से 24,62,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 2:38 पर 24 की प्राइस से 13,78,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। तो फिर 3:11 पर 23.80 की प्राइस से 16,59,000 शेयरों की बड़ी बिकवाली हुई। तो 3:13 पर 23.74 की प्राइस से 11,59,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो ये देख सकते हो कि फ्राइडे के दिन बिकवाली की डील ज़्यादा थी और इसी वजह से स्टॉक में कोई तेज़ी बन नहीं पाई, लेकिन बहुत जल्द यहाँ पे एक शानदार तेज़ी की संभावना बनेगी और ये स्टॉक आने वाले समय फिर से 3 डिजिट में जा सकता है। मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश काबा का भी कहना है कि ये स्टॉक को आपको होल्ड करना चाहिए, 100 में जा सकता है। तो दाव लगाना चाहिए आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।